सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। मैं विष्णु कुमावत, स्वागत है आपका राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जयपुर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का जिसका पॉइंट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम ब्रीफ में उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, चलो तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब हमारे पास यहाँ किससे है, वैद्युत चुंबकीय से या चुंबकत्व से है, वैद्युत चुंबकत्व से है। तो देखिए वैद्युत चुंबकत्व जो है हमारे पास है, इसका फॉर्मेशन हुआ है दो वर्ड से। कौन कौन से? एक तो वर्ड बना है हमारे पास वैद्युत, ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक, और सेकंड जो हमारे पास है वो है चुंबक यानी कि मैग्नेट। ठीक है, तो हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो फॉर्मेशन हुआ है दो वर्ड से हुआ है, एक तो इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेट से, दैट मीन्स विद्युत और चुंबक से। और जब विद्युत और चुंबक की हम बात करेंगे तो दोनों का ही जो सोर्स है वो सोर्स पॉइंट हमारे पास कौन सा होता है, चार्ज। दोनों ही किससे प्रोड्यूस होती हैं, चार्ज से। चार्ज का मतलब यहाँ किससे बेटा, आवेश से। किससे है, आवेश से। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसको डिस्कस करेंगे, आवेश को डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो अब आगे चलते हैं हम। देखिए आवेश में हमने कहा कि आवेश की स्थिति क्या प्रकार से हो सकती है, दो प्रकार से हो सकता है हमारे पास है आवेश, दो प्रकार से स्थिति में आ सकता है। कैसे? या तो होगा सर वो कौन सी अवस्था में, स्थिर अवस्था में। स्थिर का मतलब इन रेस्ट, ठीक है, या तो आवेश कौन सी अवस्था में होगा, विराम अवस्था में। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे, या फिर होगा हमारे पास है गतिशील अवस्था में। कौन सी में, गतिशील में, दैट मीन्स इन मोशन की बात करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, जब चार्ज हमारे पास कौन सी अवस्था में होगा, स्थिर अवस्था में होगा। ठीक है, चलो अगर आवेश हमारे पास स्थिर अवस्था में है तो वो प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स केवल विद्युत क्षेत्र। जब आवेश कौन सी अवस्था में होता है भाई, स्थिर अवस्था में होता है, तो क्या उत्पन्न करता है, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अच्छा अब आवेश कौन सी अवस्था में था, स्थिर अवस्था में था, और क्या उत्पन्न कर रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए इसे हम बोल देते हैं स्थिर वैद्युत की। तो यानी कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच हमारे पास हम बात करेंगे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक ऐसा पार्ट जहां हम डिस्कस करेंगे किसको, स्थिर आवेश को, उसे बोलेंगे हम क्या, स्थिर वैद्युत की। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर हुआ यहां तक? तो हम बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसको डिस्कस करेंगे, आवेश को या चार्ज को, जब वो कौन से पोजीशन में होगा, जब वो स्थिर अवस्था में या रेस्ट में होगा। ठीक है, अच्छा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किस किसको डिस्कस करेंगे, देखिए हम बात करेंगे, हम पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड दैट मीन्स विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा होगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो यहां बात करेंगे, इसको बोलेंगे हम विद्युत विभव एवं धारिता, विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। क्लियर है यहां तक? ये हम डिस्कस कब करेंगे, जब आवेश कौन सी अवस्था में होगा,
स्थिर अवस्था में होगा। ठीक है, चलो हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। अगर सर आवेश गतिशील अवस्था में हो गया तो जब आवेश गतिशील अवस्था में होगा तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोडायनामिक, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब फिर हम बात करें किससे है, आवेश से। इलेक्ट्रो का मतलब किससे है बेटा, आवेश से है। डायनामिक का मतलब है गतिशील अवस्था में। ठीक है, एक तो हमारे पास है इलेक्ट्रो का मतलब आवेश से है और डायनामिक का मतलब गतिशील अवस्था में। इसे हम गतिक विद्युत की भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिक विद्युत की भी कहते हैं, जब आवेश गतिशील अवस्था में होगा। अब बात ये करें, जब आवेश गतिशील अवस्था में होगा तो गतिशील में दो प्रकार से हो सकता है हमारे पास। क्या, देखिए आवेश की गति दो प्रकार से हो सकती है। एक तो हम बात करेंगे, या तो आवेश होगा एक समान गति में, इसमें एक समान गति में। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे हम। एक हमारे पास होगा असमान गति में, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। क्लियर हुआ यहां तक। एक तो आवेश कौन सा होगा हमारे पास, एक समान गति होगी, एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन, और एक हो सकता है हमारे पास है असमान गति। ठीक है, अब बात ये आ रही है एक समान गति का मतलब क्या है। यहां बात करेंगे एक समान गति का मतलब है नियत चाल से, कांस्टेंट स्पीड। अगर आवेश नियत चाल से गति कर रहा है तो वहां हमारे पास बात करेंगे एक समान गति है। ठीक है, और अगर मान लो असमान चाल से गति करता है या डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा है या वेरिएबल स्पीड से अगर मूव करता है तो उसे बोलेंगे असमान गति। तो पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, एक समान चाल से जब गति कर रहा हो तो क्या होगा। देखिए इससे पहले हमने कहा था जब आवेश कौन सी अवस्था में है भाई, स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था में क्या उत्पन्न करता है, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहां बात करेंगे जब आवेश गतिशील अवस्था में होगा तो ये विद्युत क्षेत्र, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब आवेश गतिशील अवस्था में होगा क्या करेगा भाई, वो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। क्लियर यहां तक। अच्छा ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हम सबसे पहले बात करें। तो देखिए जब आवेश गति करता है तो जैसा कि हमने 10th क्लास में डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा है हमने कि जब भी कोई आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है तो क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो यहां बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहां डिस्कस करेंगे विद्युत धारा को, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद जो टॉपिक आएगा हमारे पास है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, दैट मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो हो रही है, एक तो पहली बात इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, दूसरी बात इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रही है तो अपने सराउंडिंग में कौन कौन से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है, किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है, वो हम डिस्कस करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे चुंबकत्व को, यानी कि मैग्नेटिज्म को। किसे डिस्कस करेंगे हम, मैग्नेटिज्म को। इसके बाद जो टॉपिक आएगा हमारे पास वो आएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे हम बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे, वो किसको करेंगे, वो करेंगे हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC को, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, क्लियर हुआ। जब आवेश कौन सी गति कर रहा हो भाई, एक समान गति कर रहा हो या नियत चाल से गति कर रहा हो तो उसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले विद्युत धारा को। ठीक है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। फिर हम पढ़ेंगे चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म को। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर हम पढ़ेंगे किसको, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट को। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे कब, जब चाल को हम कौन सी गति मानेंगे, एक समान नियत गति से मानेंगे।
क्लियर हो यहाँ तक? यूनिफॉर्म मोशन में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, सर आवेश हमारे पास असमान गति में हुआ तो असमान गति का मतलब हम बात करेंगे परिवर्ती चाल, यही है, क्या कहेंगे इसको हम? परिवर्ती चाल। तो देखिए परिवर्ती चाल से गति, ठीक है। अच्छा, चाल जब अगर चेंज होती है तो हमें सिंपल सी बात है, हमें पता है यदि किसी कण की चाल में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है? त्वरण, यही है। तो यहां मैं ये कह सकता हूं क्या, आवेश की कौन सी गति हुई भाई? त्वरित गति या दोलन गति? त्वरित गति या दोलन गति, क्लियर है यहां तक? ठीक है, आवेश की कौन सी गति? त्वरित गति या दोलन गति, दैट मीन्स एसिलेटेड और ऑसिलेटेड चार्ज, क्लियर है? अच्छा ठीक है, त्वरित में और दोलन की बात करेंगे, आवेश गति तो कर रहा है, गति कर रहा है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? उत्पन्न करेगा, नहीं करेगा? भाई विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। बट ये जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्या थे? एक समान गति में थे। यहां गति हो रही कौन सी? असमान। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होंगे? परिवर्तनशील होंगे, ठीक है, या वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट तो होंगे, प्रोड्यूस तो होंगे, बट क्या होंगे? वो वेरिएबल होंगे या परिवर्ती होंगे। और परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करते हैं? वो उत्पन्न करते हैं EMW, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसको जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो ये था हमारे पास टॉपिक, कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, बस में आ गई यहां तक। तो यहां हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो देखिए बेसिकली हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है विद्युत चुंबकत्व, इसमें हमने कहा दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो इलेक्ट्रिक में, एक सेकंड हमारे पास किसमें? मैग्नेट में, ठीक है। तो यहां मैं बात करता हूं, तो देखिए हमने कहा था दोनों का ही सोर्स किससे होता है भाई? आवेश से। किससे होता है? आवेश से होता है। आवेश या तो स्थिर अवस्था में होगा या गतिशील अवस्था में होगा। जब आवेश स्थिर अवस्था में है तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर विद्युत की। जब गतिशील में हो जाएगा उसे क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोडायनेमिक या गतिक विद्युत की, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी के बेस पर हम बात करते हैं, तो यहां जो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है। मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी के बेस पर। किसके बेस पर? एनसीईआरटी के बेस पर। ये तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ये है हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड, ठीक है। ये तो हम पढ़ेंगे किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फिर हमारे पास जो हम बात करेंगे जब आवेश गतिगत में करेगा, तो यहां हम पढ़ेंगे सबसे पहले किसको? इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को, चैप्टर नंबर थर्ड में, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये आएगा चैप्टर नंबर 4। फिर हम पढ़ेंगे चुंबकत्व को, ये आएगा चैप्टर नंबर 5, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 6, ये है चैप्टर नंबर 7, और फाइनली ये हो गया चैप्टर नंबर 8। इस टाइप से देखा जाए इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है आपकी 12th क्लास की फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है उसके 8th चैप्टर को कवर करता है। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट देखिए, हाँ देखिए हम बात कर रहे थे किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जहां बात करेंगे किसको स्टडी करेंगे? चार्ज को स्टडी करेंगे, वो भी किसमें? रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। तो यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक में यानी बात करें स्थिर विद्युत की, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है या भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किस किस को डिस्कस करेंगे? सबसे पहले करेंगे स्थिर आवेश, देन उसके बाद हम बात करेंगे आवेश के प्रकार, मात्रक एवं गुणधर्म, दैट मीन्स पहले पढ़ेंगे नहीं रेस्ट चार्ज की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आवेशों के मध्य बल, दैट मीन्स फोर्स बिटवीन द चार्जेस,
आवेशों के मध्य बल, दैट मीन्स फोर्स बिटवीन द चार्जेस। उसके बाद हम बात करेंगे आवेशों के कारण, आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशों कारण विद्युत क्षेत्र, दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके अन्योन्य प्रभाव, इसके अन्योन्य प्रभाव। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास इसकी डेफिनेशन निकल के आ रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर विद्युत की क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो उसमें किसका अध्ययन करते हैं हम। सबसे पहले करेंगे स्थिर आवेश का, आवेश के प्रकार, मात्रक एवं गुणधर्म का, आवेशों के मध्य बल, उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा इसके अन्योन्य प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्लियर है यहां तक। अच्छा, नेक्स्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ द चार्ज इन रेस्ट, प्रॉपर्टीज, types and units of charges, force between the charges and its electric field and its other effects। क्लियर हुआ यहां तक। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आवेश की। तो देखिए आवेश क्या है, व्हाट इज चार्ज, किसे कहते हैं आवेश। आवेश देखिए हम क्या है कि आवेश एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है किसका, हर एक पदार्थ का। ठीक है, आवेश एक हर एक पदार्थ का एक ऐसा भौतिक गुण है या मूलभूत गुण है जिसके कारण पदार्थ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न भी करता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है। क्लियर हो यहां तक। दोबारा फिर हम बात करेंगे, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो यहां तक। तो देखिए हमने कहा क्या कि भाई आवेश एक प्रकार का क्या है, मूलभूत गुण है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो क्या उत्पन्न करती है, वो उत्पन्न करती है और अनुभव करती है किसको, विद्युत क्षेत्र को एवं चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, तो हम ये कहते हैं किसी पदार्थ का एक ऐसा मौलिक गुण जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी करता है और अनुभव भी करता है। क्लियर हुआ यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है आवेश को किससे व्यक्त करते हैं या किससे डिनोट करते हैं हम। तो आवेश को डिनोट किया जाता है किससे बेटा, क्यू चार्ज से। क्यू से किससे डिनोट करते हैं हम, क्यू से। कई जगह कैपिटल क्यू और कई जगह इसको हम स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ यहां तक। कई जगह इसको कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास है। चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारे पास इसकी यूनिट की। तो इसको मेजर किस में किया जाता है, देखिए इसका मेजरमेंट जो होता है, यूनिट जो होती है वो क्या होती है। तो चार्ज की जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट की हम बात करेंगे तो ऐसा यूनिट तो क्या है हमारे पास, कूलाम। क्या बेटा, कूलाम। द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। इसको डिनोट करते हैं हम किससे, सी से। क्लियर हो यहां तक। किसे डिनोट करते हैं हम, सी से डिनोट करते हैं। अच्छा ठीक है, अदर यूनिट की बात करें इसको हम, अदर यूनिट्स की बात करेंगे। ये तो ऐसा यूनिट हो गया हमारे पास है। इसके बाद हम बात करें इसके अलावा और कौन सी यूनिट्स होती हैं या जिसमें और अदर यूनिट्स कौन सी होती हैं जिनमें चार्ज को मेजर किया जाता है। तो यहां मैं बात करूं हमारे पास अदर यूनिट में एक तो होगा हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट मीन्स न्यूनतम इकाई। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें, एक हमारे पास होगा लार्जेस्ट यूनिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट को हम डिनोट करते हैं किससे, ESI, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, स्थिर वैद्युत मात्रक। क्लियर हुआ। स्मॉल यूनिट क्या है, ESU, स्थिर वैद्युत मात्रक या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये आवेश की सबसे छोटी यूनिट है। क्लियर हुआ, यानी आवेश को मापने की सबसे छोटी यूनिट है कौन सी, ESU। इसमें एक कूलाम की बात करेंगे तो एक कूलाम में 3 × 10⁹ या 9 ESU होते हैं। एक कूलाम में कितने होते हैं, 3 × 10⁹ 9 ESU होते हैं। क्लियर है यहां तक।
अच्छा ठीक है सर, बात ये आ रही है हमारे पास है लार्जेस्ट यूनिट क्या है, लार्जेस्ट यूनिट। अच्छा ठीक है, आवेश की लार्जेस्ट यूनिट का मतलब क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर जो भी आवेश होगा वही किसके बराबर, क्या बोलते हैं उसको हम, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, उसे कहते हैं हम फेराडे। क्या कहते हैं बेटा, फेराडे, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। अच्छा, 1 फेराडे में कितने गुलाम होंगे भाई, तो हमने बोला ना 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है अप्रोक्स 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कुलाम, यानी कि 96,500 कुलाम। ये हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर हो यहां तक? तो सबसे पहले बात करें स्थिर विद्युत की, क्या हुआ, स्थिर फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होगी जो किससे साथ डील करती है, स्थिर आवेश के साथ, दैट मीन रेस्ट में। अच्छा, उसके प्रकार, मात्रक, गुणधर्म, उनके मध्य बल, विद्युत क्षेत्र तथा उसके अन्य प्रभावों का अध्ययन करते हैं। अच्छा, बात करें हम चार्ज की, तो चार्ज क्या है हमारे पास है, तो आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा मौलिक या मूलभूत गुण है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिससे क्या करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी करता है और अनुभव भी करता है। ठीक है, क्लियर हो यहां तक? चलो, तो यह हमारे पास यूनिट हो गई। 1 कूलाम में कितने स्टैटिक यूनिट होती है हमारे पास है, यानी 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होंगे, 1 कूलाम में स्टेट कूलाम होंगे 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। क्लियर हुआ? चलो, और लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है भाई, फेराडे। इसका मतलब क्या है कि 1 फेराडे का मतलब हुआ 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, आगे बात करते हैं। हाँ देखिए बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ चार्ज की। तो हमने चार्ज पढ़ लिया, यूनिट पढ़ ली, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की। तो देखिए, टाइप्स ऑफ चार्ज यानी कि आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है, तो ठीक है, अब देखिए प्रकार पढ़ने से पहले हम बात करेंगे आवेश उत्पन्न कैसे होता है, आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए आवेश का उत्पन्न या उत्पत्ति, आवेश की उत्पत्ति की बात करेंगे। तो देखिए आवेश की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। सर कैसे, तो देखिए हम बात करें हर एक पदार्थ की बात करें, हर एक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है भाई, परमाणु से, यही है। और परमाणु में हम बात करेंगे सेंटर में तो क्या होता है हमारे पास, नाभिक, पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके सराउंडिंग में हम बात करेंगे वर्ताकार कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वर्ताकार कक्षक में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यही है हमारे पास। सेंटर में तो क्या होता है, नाभिक होता है, उसका आवेश क्या होता है, धनावेश होता है, और उसके आवेश के इक्विवेलेंट हम बात करेंगे वर्ताकार कक्षक में कौन, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सोडियम की बात करें हम। सोडियम का मतलब परमाणु क्रमांक कितना बेटा इसका, 11, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 23। तो हमें केवल परमाणु क्रमांक से मतलब है 11 जो है, इसमें 11 ही प्रोटॉन है, 11 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए प्रथम कोश में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में हमारे कितने हो गए, 4, 5, 6, 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और बाहर जो बात करेंगे 8, 2, 10, कितना बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा। क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब हमने कहा कि प्रेजेंट टाइम में इसके पास क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही क्या है, प्रोटॉन है। तो नेट चार्ज कितना है बेटा इसके ऊपर, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हमारे पास है नेगेटिव में है, और प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव में, प्रोटॉन होता है किसमें, पॉजिटिव में। नेट चार्ज कितना है बेटा इसके ऊपर, 0। कितना है, 0। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, इसके लिए हम बात करें हमारे पास है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, रिमूव कर दे, त्याग दे, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, वो त्याग दे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उसके बाद प्रोटॉन तो कितने हैं भाई, 11 ही है। प्रोटॉन तो क्या है, 11 ही है। क्यों, वो तो कहां पर है, नाभिक में।
और इलेक्ट्रॉन कितने बच गए उसके पास 10। अब बताओ उस पर इफेक्टिव आवेश कौन सा आया, माइनस का 1। क्लियर है यहां तक, माइनस का 1, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम प्लस का 1, Na प्लस कहते हैं। क्लियर हो यहां तक। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखें हम, क्या कि सपोज करो हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन का हमने कहा ये एटम का न्यूक्लियस हो गया, और उसकी सराउंडिंग हम बात करेंगे, चारों ओर वर्ताकार कक्ष में कौन भाई, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई इसका, 17 होता है। दैट मीन्स 17 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है और 17 ही क्या है, प्रोटॉन है। तो यहाँ इसको अगर डिनोट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारे पास। अच्छा ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 ही क्या है, प्रोटॉन है। नेट कितना चार्ज हुआ सर, 0, दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। बट अगर मान लो ये क्लोरीन क्या करे, अपने बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा। बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सेप्ट करता है तो बाहर से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अब बताइए बेटा इसके ऊपर क्या होगा। 17 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी थे उसके पास, 17 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी थे। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते क्या हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने बेटा, 17 प्रोटॉन। ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, क्या बचेगा मेरे पास, -1। इसीलिए इसको क्या डिनोट करते हैं हम, Cl-। क्लियर हो यहां तक। तो इसका मतलब बात क्या है कि आवेश कब उत्पन्न होता है भाई, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन का मतलब या तो कोई वस्तु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी, या वो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। क्लियर हो यहां तक। अच्छा ठीक है, जैसा कि हमने कहा सोडियम की बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये त्यागता है, देखिए यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है तो उस पर कौन सा आवेश आएगा भाई, सर पॉजिटिव आवेश आ रहा है। क्लियर हो यहां तक। दूसरा, ये हमारे पास क्लोरीन की बात करें, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण करता है उस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश। क्लियर हो यहां तक, ठीक है। तो यहां से हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज की बोले तो बेसिकली आवेश कितने प्रकार का हो गया सर, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो पॉजिटिव दैट मीन धनावेश, एक नेगेटिव दैट मीन्स ऋणावेश। क्लियर हो यहां तक। अच्छा ठीक है, धनावेश को हम किसे डिनोट करते हैं भाई, जो धनावेश होगा यानी पॉजिटिव जो चार्ज होगा उसको डिनोट करते हैं हम किससे, प्लस क्यू से। किससे, प्लस क्यू से। कहीं से इसको हम पॉजिटिव भी लिख देते हैं ऐसे। क्लियर है यहां तक। अच्छा, ये कब उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। भाई कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, कमी हो गई, कंपेयर टू किसके, प्रोटॉन के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होता है कौन सा आवेश, धनावेश। इसको प्लस क्यू से डिनोट करते हैं। और दूसरा आवेश कौन सा हमारे पास बेटा, वो है ऋणावेश। कौन सा है, ऋणावेश। अब बताइए ऋणावेश को किससे डिनोट करते हैं हम, माइनस क्यू से। किससे करते हैं भाई, माइनस क्यू से। ठीक है। अच्छा बताना ऋणावेश कब उत्पन्न होगा, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी होगी। क्या होगी, अधिकता होगी। भाई इलेक्ट्रॉन एक्सिस हो गए, भाई ग्रहण करने का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो यहां बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता। क्लियर हो यहां तक। तो एक चीज हमारे पे क्लियर हो गई कि आवेश उत्पन्न कब होता है, इलेक्ट्रॉन के डिस्टर्बेंस के कारण या ट्रांसमिशन के कारण। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन एक्सिस आ जाए या वो पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, रिमूव कर दे या त्याग दे, तब आवेश उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो उस पर धनावेश आएगा, इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो उस पर ऋणावेश आएगा। क्लियर हुआ यहां तक। अच्छा ठीक है सर, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर है। बिल्कुल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, दोनों बराबर हैं। और फिर भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन को ही क्यों, इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाता है या इलेक्ट्रॉन ही क्यों आता है, प्रोटॉन क्यों नहीं। इसको प्रोटॉन तो ले सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि धनावेश में लेना है मुझे तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा कर दो, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा कर दो। क्लियर है, ऐसा हो सकता है। तो हम इलेक्ट्रॉन को ही क्यों लेते हैं, उसका कारण देखिए। यहां हमने कहा कि प्रोटॉन कहां होते हैं भाई, नाभिक के अंदर। कहां होते हैं, नाभिक के अंदर। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। सपोज करो कि भाई ये आपका घर है,
ठीक है, ये घर पर सामने रोड मान लो, क्लियर हुआ। अच्छा, आपका जो कमरा है या मकान जो है उसको घर के मतलब कोने में अंदर, ठीक है। अब मान लो आपके कुछ फ्रेंड लोग हैं जो आपको खेलने के लिए बुलाना चाहते हैं, क्लियर हुआ। अब देखिए फर्स्ट केस में हम बात करेंगे, एक केस में तो आप घर के अंदर कमरे के अंदर बैठे हो, सेकंड केस में आप कहां पर हो, बाहर गेट के पास खड़े हो। बस मारिए, मैंने कहा कि आपके जो फ्रेंड हैं आपको खेलने के लिए कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं। एक केस में तो क्या है, आप कहां पर हो, घर के अंदर कमरे के अंदर बैठे हो, सेकंड केस में आप कहां हो, गेट के ऊपर ही खड़े हो बाहर। अब बताओ कौन सी प्रोबेबिलिटी में आपका बाहर खेलने जाना ज्यादा इजी है। सोचिए फटाफट कि भाई हमने कहा कौन सी सिचुएशन की बात करें कि भाई आपका बाहर जाना ज्यादा इजी रहेगा। कब, जब आप कहां पर होंगे, गेट पर होंगे। यही है, कहां पर होंगे, गेट पर होंगे, तुरंत आप बाहर आ सकते हो। एक आपको मान लो कि घर के अंदर कमरे से बाहर आना है तो उसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, रीजन हो सकता है कि पेरेंट्स हमें मना कर दे। सिंपल सी बात है भाई, यहां तो हमें बात करें गेट पर खड़े हो तुरंत बाहर निकल गए, किसी से पूछा भी नहीं हमने। वहां से आएंगे तो कोई टोक भी सकता है या कोई हमें कुछ बोल भी सकता है कि नहीं जाना बाहर, ये भी है। यही है, तो यही चीज हमारे पास क्या है, यहां काम करती है। क्या, इलेक्ट्रॉन तो कहाँ है, इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षक में होते हैं, जो इस नाभिक के बीच में लगने वाले विद्युत दुर्बल आकर्षण बल से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमने कहा प्रोटॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन होते हैं सर नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर, ठीक है। और इसकी साइज होती है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर की साइज के अंदर रखे होते हैं, और उनके मध्य प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल कार्य करता है, जो कि इनके बीच में लगने वाले इस विद्युत आकर्षण बल की तुलना में कितने गुना होता है, 10⁻2 गुना, यानी 100 गुना लगभग। कितना होता है, 100 गुना होता है। ठीक है भाई, मान लो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में जो विद्युत आकर्षण बल है वो कितना लग रहा है, 2 न्यूटन लग रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 400 या 200, लगभग 200 गुना। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन को, सॉरी प्रोटॉन को नाभिक से बाहर निकालना मुश्किल होता है। क्लियर है। इसीलिए हमेशा जो होता है इलेक्ट्रॉन आवेश की उत्पत्ति के लिए इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसमिशन करते हैं, प्रोटॉन का ट्रांसमिशन नहीं करते हैं। बात में आ गई होगी। ठीक है, तो हम पहले बात करें आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। क्लियर है। आवेश कितने प्रकार के हो गए, सब 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। धनावेश कब उत्पन्न होता है बेटा, धनावेश उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। अच्छा, ऋणावेश कब उत्पन्न होता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, यह इलेक्ट्रॉन की अधिकता कारण। क्लियर हुआ। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं, आवेश के प्रकार हो गए, मात्रक हो गए। अब हम बात करेंगे गुणधर्म की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बेसिकली हम जो है कौन कौन से प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो पहला हम बात करेंगे योज्यता का गुण। कौन सा गुण, योज्यता का गुण। योज्यता का गुण का मतलब एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब 2 आवेशों को जोड़ना। ठीक है। देखिए अब तक हमने आवेश पढ़ा है, आवेश के प्रकार भी पढ़े, मात्रक भी पढ़े। क्या कहीं भी हमने आवेश की डायरेक्शन यानी दिशा के बारे में कोई बात की? नहीं, बिकॉज आवेश कौन सी राशि है भाई, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। कौन सी है, अदिश राशि है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है। तो यही हम बात करेंगे, अदिश राशियों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, बीजगणितीय योग का। देखिए योग भी 2 प्रकार के हैं, एक होता है बीजगणितीय, ठीक है, दैट मींस एल्जेब्रिक सम। कौन सा, एल्जेब्रिक सम की बात करेंगे। एक होता है हमारे पास है सदिश योग यानी कि वेक्टर एडिशन। ठीक है, एल्जेब्रिक सम होता है किसके लिए, अदिश राशियों के लिए।
और सदिश होता है किसके लिए, सदिश राशियों के लिए। क्लियर हो यहां तक। तो हम स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए किसका यूज करते हैं भाई, अलजेब्रिक सम का यूज करते हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेक्टर सम का यूज करते हैं। क्लियर हो यहां तक। अच्छा तो बताओ आवेश कौन सी है, ये कौन सी राशि है भाई, आवेश हमारे पास है अदिश राशि। कौन सी है भाई, अदिश राशि। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए हम कौन सा योग प्रयोग करेंगे, बीजगणितीय योग। कौन सा योग काम मिलेंगे भाई, बीजगणितीय योग कहेंगे। इसका मतलब क्या कहता है, यदि किसी वस्तु पर 2 या 2 से ज्यादा आवेश उपस्थित हैं, यदि किसी वस्तु पर क्या है, 2 या 2 से ज्यादा आवेश उपस्थित हैं, तो उस वस्तु पर परिणामी आवेश, जो परिणामी आवेश होगा वो आवेश उन सभी आवेशों के, परिणामी चार्ज होगा Q, उन सभी आवेशों के कौन से योग के, अलजेब्रिकल सम या बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अलजेब्रिकल सम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इस टाइप से। n चार्ज है तो n टाइम्स यूज कर लेंगे हम। क्लियर हुआ भाई, 4 हैं तो चारों बार यूज करेंगे, 5 है तो 5 यूज करेंगे, ऐसे हमारे पास n है तो n टाइम्स यूज करेंगे। बट यहां याद रखिए कौन सा सम काम मिलेंगे, हम यहाँ बीजगणितीय या अलजेब्रिकल सम यूज करेंगे। क्लियर हुआ, रीजन बिकॉज आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, योज्यता का गुण। सेकेंड हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का संरक्षण। ठीक है। अच्छा आवेश का संरक्षण क्या कहता है भाई, जैसा कि हमने पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है खूब। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है भाई, कि ऊर्जा को ना तो क्या कर सकते हैं हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम क्या करते हैं, आवेश को भी ना तो क्या कर सकते हैं हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। एक विलगित निकाय पर, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये कोई एक सिस्टम है, इसके अंदर और भी सब सिस्टम हो सकते हैं हमारे पास है, बट अगर ये कोई एक सिस्टम है आइसोलेटेड है, इसका किसी और से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस पर नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ना तो वो बढ़ सकता है ना ही घट सकता है। हाँ वह आवेश जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हो आप, ट्रांसफर कर सकते हो, बट ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो उसको, ना ही इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हुआ, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि इसको हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक। जिसका एग्जांपल देखिए हम यहां, सपोज करो एक बॉक्स है आपके पास। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर हमारे पास ये छोटे छोटे बॉक्स दे रखे, A B C और ये D, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, मान लो बॉक्स ए का जो चार्ज है वो आपके पास दे रखा कितना, 3 कूलाम। कितना है, 3 कूलाम। बी बॉक्स का जो चार्ज है वो दे रखा आपके पास कितना, -5 कूलाम। और सी बॉक्स का जो चार्ज है वो है -4 कूलाम। और डी बॉक्स का जो चार्ज है वो है हमारे पास +1 कूलाम। ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, हम दोबारा बात करते हैं। एक बॉक्स है, उस बॉक्स में हमारे पास 4 छोटे छोटे बॉक्स हैं, ए बी सी डी। ए का चार्ज आपको दे रखा है 3 कूलाम, सेकेंड वाले का चार्ज दे रखा है -5 कूलाम, थर्ड वाले दे रखा है -4 कूलाम, और फोर्थ वाले दे रखा है कितना, 1 कूलाम। मैंने इस बॉक्स को खूब हिला लिया। ठीक है, हिला करके वापस को एडजस्ट करते हैं, मतलब अच्छी तरह से हिला करके वापस रखें, तो हमने देखा दोनों के बीच में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और हमने कहा ए पर जो आवेश आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास -2 कूलाम। ठीक है, बी पर जो आवेश आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास है +4 कूलाम। ठीक है, और सी पे जो आवेश आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास -1 कूलाम। तो बताइए डी पर आवेश कितना होगा, डी पर चार्ज कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे। दोबारा फिर हम बात करेंगे। इनिशियल हमारे पास एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर छोटे छोटे 4 बॉक्स रखे हुए हैं। एक बॉक्स का चार्ज रखा है +3 कूलाम, दूसरे का है -5 कूलाम, तीसरे का है -4 कूलाम और चौथे का है +1 कूलाम। उसको मैंने खूब अच्छी तरह हिला करके वापस रखा, तो हमने देखा उनके बीच में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी एक दूसरे से स्थानांतरण हुआ है। ए पर आवेश आ रहा है कितना, -2 कूलाम, बी पर आ रहा है +4 कूलाम, सी पर है -1 कूलाम, और डी पर याद रखा है हमारे पास चार्ज कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे हम, बिकॉज सर हमें पता है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम था, बाहर से ना तो चार्ज आया है ना ही बाहर चार्ज
गया है, दैट मीन्स हम बात करेंगे तो इनिशियल वाला जो चार्ज है वो इक्वल होगा फाइनल चार्ज के। सिंपल सी बात है, इनिशियल वाला चार्ज क्या होगा, फाइनल चार्ज के इक्वल होगा। जब पहले वाला चार्ज देखो, अब मेरे पास हमने बोला कि जैसा कि हमने एडिटिविटी में बोला था, यदि किसी सरफेस पर हम बात करें या कंडक्टर की बात करें या कोई भी ऑब्जेक्ट बात करें, उस पर एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो नेट चार्ज कैसे निकालते हैं हम, उन सबके एल्जेब्रिक सम के। किसके, एल्जेब्रिक सम के। तो यहाँ देखो इन सबका एल्जेब्रिक सम निकाल लो, कितना, प्लस के 3 कूलाम माइनस के 5 कूलाम, ठीक है। नेक्स्ट माइनस के 4 कूलाम, फिर हम बात करें प्लस का 1 कूलाम। ये इक्वल होना चाहिए बेटा किसके, माइनस के 2 कूलाम प्लस के 4 कूलाम माइनस का 1 कूलाम। इसको हमने क्या मान लिया, एक्स कंसिडर कर लिया। क्या कर लिया, एक्स कंसिडर कर लिया। अब देखिए सोल्व कीजिए, प्लस 3 माइनस के 5 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6 और प्लस का 1 यानी कि माइनस के 5 इक्वल होगा किसके बेटा, देखो यहां से 4 माइनस के 2 और माइनस का 1 कितना हुआ, माइनस के 3 और प्लस के कितने 4। तो यहां मेरे पास है माइनस के 3 प्लस के 4 और बाकी बच गया वो क्या है, एक्स कूलाम है। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। अब इसको एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा -3 इधर किस में जाएगा, प्लस में, और प्लस इधर किस में जाएगा, माइनस में। तो यहाँ मेरे पास क्या है, -5 ऑलरेडी है, उधर हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस के 4 यानी माइनस का 9 और प्लस का 3 यानी कि माइनस के 6 कूलाम। क्लियर हो यहाँ तक। इस टाइप से हम बता सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्या है, आवेश का संरक्षण। इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे क्या कि आवेश का संरक्षण क्या कहता है कि किसी विलगित निकाय पर, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे, उस पर नेट चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही आवेश को क्या कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो, बल्कि हाँ उसमें हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था हमारे पास दूसरा आवेश संरक्षण का गुण। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ बेटा देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं हम आगे थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई योज्यता का गुण हो गया, सेकंड हमारे पास संरक्षण का गुण हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, देखिए आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये पहले हम बात कर लें, किसी भी सरफेस में जो चार्ज होता है, वो सरफेस में जो चार्ज है वो एक समान रूप से ना होकर के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। ठीक है, किसी भी सरफेस में, मैंने कहा ये सरफेस हमारे पास चार्ज है, इस पर कोई चार्ज आ गया। अब जो चार्ज जो आ रहा है हमारे पास है, उस चार्ज की जो वैल्यू होगी, ऐसा नहीं कि कोई भी अमाउंट का चार्ज आ गया हमारे पास है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया 2.2 का आ गया, फिर 2.1 का आ गया, या 2.112 का आ गया, 2.13 का, ऐसा नहीं है। किसी भी सरफेस में जो चार्ज आएगा या ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो एक मिनिमम अमाउंट के मल्टीपल में होगा। ठीक है, उस मिनिमम अमाउंट को बोलते हैं क्या, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के मल्टीपल में। ठीक है, यानी कि किसी भी आवेश वस्तु पर जो आवेश होगा वो आवेश छोटे छोटे पैकेट्स में बदलता है। इन पैकेट्स को क्या बोलते हैं, क्वांटा। क्या कहते हैं, क्वांटा। क्या कहा जाता है बेटा, क्वांटा कहा जाता है। और यही गुण क्या कहलाता है, क्वांटीकरण। ठीक है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, ये कि किसी वस्तु पर जो आवेश है वो आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में चलता है, प्लस माइनस एन। क्लियर हो यहां तक। दोबारा हम बात करेंगे, द चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज एग्जिस्ट इन द मल्टीपल नंबर ऑफ या इंटीजर नंबर ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। आवेश के एक न्यूनतम मान, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश के पूर्ण गुणज में चलता है। ठीक है, तो यहां तो ई तो क्या है मेरे पास है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, 1.6 × 10⁻⁹
कूलाम चार्ज, ठीक है, किसका है, एक इलेक्ट्रॉन का। और n हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्या, क्या है, पूर्ण संख्या, दैट मीन 0 1 2 3 4 5 इस वे में। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। तो यानी किसी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में चलता है। क्लियर हुआ। प्लस माइनस की प्रकृति को शो करता है कि प्लस है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, माइनस का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। क्लियर हुआ यहां तक। अच्छा ठीक है, सबसे पहले इस पर जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है वो देखिए। बेसिकली हम एक क्वेश्चन देख लें, क्या किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश होगा, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश होगा, पहला ऑप्शन 0 मतलब 0, कि मिनिमम चार्ज ऑफ एनी सब्सटेंस की बात करेंगे कितना होगा, 0। सेकेंड हम बात करेंगे प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम। सी जो हम बात करेंगे माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। और फोर्थ जो हम बात करेंगे वो हमारे पास है बी एंड सी। द मिनिमम चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मे बी पॉसिबल, हमारे पास क्या होगा, 0 प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम माइनस के 1.6 × 10⁻19 कूलम। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है बी एंड सी। तो फटाफट बताइए क्या होगा हमारे पास है। देखिए मैक्सिमम लोगों के स्टूडेंट्स के माइंड में आता है हमारे पास है कितना हो जाएगा, पूर्ण संख्या हमारे पास है कितना लेने हम, 0, ठीक है। तो पूर्ण गुणज का मतलब यहां हमारे पास या तो क्या आवेश होगा ही नहीं, या तो आवेश होगा ही नहीं। अगर होगा तो किससे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, यहां कहने का मतलब ये है, ठीक है। वैसे यहां हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर नहीं है भाई 0 पुट करने इसका मतलब उस पर आवेश है ही नहीं, और अगर है तो होगा कितना, मिनिमम वैल्यू कितनी रखोगे आप, n पुट करोगे। कितनी पुट करेंगे हम, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो 1 पर कितना आ रहा है हमारे पास, प्लस का 1.6 माइनस 19 कूलम भी हो सकता है, और माइनस का 1.6 19 कूलम भी हो सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन हो गया हमारे पास डी, बी एंड सी। क्लियर हो यहां तक। प्लस माइनस 1.6 10⁻19 कूलम आवेश संभव है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसी पर दूसरा क्वेश्चन देखिए। इफ an object remove 50 electrons, if an object remove 50 electrons then charge ऑन ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। अगर मान लो कोई वस्तु हमारे पास क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन, उसने कहा 50 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन 50 इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, वो रिमूव कर रही है। तो बताइए उस पर आवेश कितना होगा। 50 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब बात करेंगे तो देखिए आवेश हमें निकालना है, तो Q इज इक्वल टू क्या बोला हमने, प्लस माइनस एनी, प्लस माइनस एनी। क्लियर हुआ यहां तक। अच्छा ठीक है, प्लस माइनस एनी। अब यहां बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स, 50 इलेक्ट्रॉन्स उसने क्या किए, रिमूव किए, निकाल दिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ठीक है, निकालती है, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा भाई, उस पर चार्ज आएगा सर प्लस का। कौन सा आएगा, प्लस का। तो सर कंफर्म में कौन सा आवेश आएगा, पॉजिटिव आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कितने गिवन है, 50, ठीक है। और ई क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट मीन्स 1.6 × 10⁻19 कूलम। सोल्व कर लें इसको हम। तो देखिए ये 0 से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या हो जाए, 16 5 जा 80, 16 पंजे 80 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यानी कि उस पर कितना होगा, प्लस का 80 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लें इस पर, थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारे पास। Q is equal to 1.6 into 10⁻22 कूलम चार्ज। यहां क्वेश्चन बन रहा है, इज दिस चार्ज इज पॉसिबल और नॉट, किसी भी सरफेस पर या वस्तु पर क्या इतने अमाउंट का चार्ज संभव है या नहीं है।
हमने कहा दोबारा भी बात करें, किसी भी वस्तु पर 1.6 -22 कूलाम चार्ज, इज दिस पॉसिबल और नॉट? किसी वस्तु पर इतना आवेश संभव है या नहीं है? तो ये कैसे कंफर्म करेंगे कि किसी वस्तु पर इतना आवेश हो सकता है या नहीं हो सकता? तो देखिए उसके लिए हम बात करें तो जैसा कि हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू कितना होता है भाई, प्लस माइनस एनी। तो हमने कहा प्लस माइनस तो क्या शो करता है, वो उसकी नेचर को शो करता है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो यहां हमने कहा कि आवेश तभी संभव होता है जब उस पर जो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, सॉरी आवेश जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में हो। ठीक है, तो यहां देखिए n का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर आना चाहिए, Q बाई ई इंटीजर नंबर में आना चाहिए। सोल्व कर लें इसको हम, तो Q का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻⁻² 22 अपॉन ई क्या है, चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 कूलम। सॉल्व करो बेटा, तो 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो गया, -19 ऊपर जाके इसमें जाएगा +19 में। तो यहां से देखा जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है, n का वैल्यू आ रहा है 10 टू की पावर +19 माइनस का 22 माइनस का 3। अब बताओ तो 10 की पावर -3 जो हमारे पास है, क्या एक इंटीजर वैल्यू है या पूर्ण संख्या है या नहीं है? नहीं है। क्यों? बिकॉज इसको अगर हम राइट करें तो क्या लिखेंगे हम इसको 0.001। तो ये इंटीजर नंबर कहाँ हुआ, ये तो डेसिमल नंबर हो गया, दशमलव में आ रहा है, तो यानी कि ये आवेश संभव नहीं है। क्लियर हो यहां तक? इस टाइप से अगर मान लो एक तो क्या हो सकता है आपसे, मिनिमम चार्ज कितना होगा, तो सर मिनिमम चार्ज होगा +-1.6 × 10⁻19 कूलम। ऐसा नहीं बोलेंगे ओनली 1.6 × 10⁻19, नहीं, प्लस माइनस। रीजन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वो त्याग भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन वो ले भी सकता है। क्लियर हो यहां तक? अच्छा ठीक है। दूसरा, अगर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन हो, दिए गए हो, तो आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? बाय यूजिंग द क्वांटिजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू +-Ne। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड केस में क्या हो सकता है हमारे पास, ये पूछ सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने रिमूव किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए। ठीक है, चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम वाटर। ठीक है, यह कई जगह इसको ऐसा बोला जाता है 1 कप वाटर। ठीक है, यानी कि जल के एक कप में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यह हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस में आ गई। या हमें कहते हैं कितना चार्ज भी पूछ सके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह कई जगह पूछ सकता है द अमाउंट ऑफ चार्ज भी पूछ सकता है, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है? दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम बात करते, देखिए क्या बोला उन्होंने, 250 ग्राम वाटर की बात करें, 250 ग्राम वाटर की बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे H2O है क्या। H2O एक मॉलिक्यूल है किसका, जल का। ठीक है, अच्छा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास बोलो फटाफट। H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास करेंगे 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना यूज करेंगे 16, कितना हो गया सर 18 ग्राम हो गया। कितना हो गया 18 ग्राम। ठीक है, तो H2O के एक मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ बेटा हमारे पास 18 ग्राम। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, तो यहां से बात करें गिवन कितना मास है, गिवन मास कितना है भाई, दिया गया द्रव्यमान कितना है सर 250 ग्राम। कितना गिवन है 250 ग्राम। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास क्या है, अगर यहां से बात करें आपको मोलर मास गिवन है, पता है गिवन मास आपके पास है, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हम, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारे पास है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दिया गया द्रव्यमान बटे मौलिक द्रव्यमान।
ये यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, तो कितना हुआ 250/18, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स किसके, H2O के, किसमें 250 ग्राम में। क्लियर हुआ। चलो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और ऐसा जैसा कि हम जानते हैं एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं एक मोल में, तो एक मोल में मॉलिक्यूल्स की बात करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल कितना होगा, एक मोल में मॉलिक्यूल्स का नंबर अमाउंट कितना होता है, अवोगाद्रो के इक्वल, अवोगाद्रो नंबर के इक्वल कितना होता है Na, वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। ठीक है, तो एक मोल में अणुओं की संख्या आ गई। अच्छा ठीक है, अब मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, सॉरी मोल्स कितने हैं 250/18, तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250/18 मोल्स में कितने होंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दें, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 250/18 में कितने होंगे सर, 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किसमें हो गया हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो गए। अब बात ये आ रही है, उसने हमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, एक मॉलिक्यूल को हम डिस्कस करते हैं यहाँ H2O का एक मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम बात करेंगे सर जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम बात करें इसका एटॉमिक नंबर, देखिए हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में कितने होते हैं, एक, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एक होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन होगा, कितने हाइड्रोजन यहाँ 2, प्लस ऑक्सीजन का बताइए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8 होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए किसमें, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में, जबकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है आपके पास, इतने मॉलिक्यूल्स गिवन है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कुल अणुओं की संख्या से, ये कुल मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 250/18 इंटू 6.023 10⁻23 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिख दूंगा डायरेक्ट 24, बस में आ गई। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। ये तो हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो सर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन है, बिकॉज चार्ज तो ये इस पर है ही नहीं, ये तो क्या है न्यूट्रल है। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकता है कि सर पॉजिटिव कितना चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज कितना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गया, दैट मीन स्मॉल n। तो क्वांटिजेशन का यूज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिजेशन का यूज करते हैं। क्वांटीकरण का गुण क्या कहता है भाई, Q = कितना हो जाएगा Ne, Q = Ne। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा जाए तो माइनस का, प्रोटॉन का चार्ज पूछे तो कितना हो जाएगा प्लस का। तो यानी कि इससे मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 250/18 इंटू 6.023 10⁻24 मल्टीप्लाई विथ 1.6 × 10⁻19, ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इस टाइप से किसी भी एलिमेंट की बात करें या कोई भी, मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि आपसे बोल दिया जाए NH4Cl आपने ले लिया, क्या ले लिया, NH4Cl ले लिया। NH4Cl का अमाउंट आपको देखा 200 ग्राम। अब आप बता कीजिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो सेम मेथड यही है, पहले क्या करो, इसका पता कर लो, मॉलिक्यूलर मास पता कर लो, क्या कर लें, मॉलिक्यूलर मास पता कर लें। उसके बाद कितना गिवन है, 200 ग्राम गिवन है, आप इसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे गिवन मास में। ठीक है,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, तो फिर हम बात करेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कैलकुलेट कर लो। और एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास आ गए हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर दो किसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास थी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस, नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस। नेक्स्ट देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस, यानी कि आवेशों के मध्य बल की प्रकृति, ठीक है। जैसा कि ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सजातीय आवेशों के मध्य हमेशा क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। कैसे, देखिए हम देखिए हमारे पास क्या है, ये मान लो एक चार्ज बॉल है, इस पर आवेश मैंने मान लिया कितना है, प्लस है, ठीक है। एक दूसरी वो भी क्या है, चार्ज बॉल है, उस पर भी कौन सा आवेश दे दिया हमने, प्लस आवेश दे दिया। जब इन दोनों आवेशित वस्तुओं को या गोलों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो चार्ज बॉल हैं वो एक दूसरे से दूर हटने के प्रयास करती है, इस टाइप से। मतलब ये इस पर बल लगा रही है इधर की और ये इस पर बल लगा रहा है इधर की ओर। क्लियर हुआ। अगर यही हम बात करेंगे, इसकी जगह हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता, एक में कोई भी नेगेटिव चार्ज होता, फॉर एग्जांपल दिस, इस हिसाब से ये पॉजिटिव है और ये मेरे पास क्या होता, नेगेटिव चार्ज होता है ऐसे। तो आप बताइए इनकी पोजीशन कैसी होती, तो इनकी पोजीशन सर हमारे पास इस टाइप से होती है। अब क्या होता, ये एक दूसरे क्या करते, अट्रैक्ट कर रहे होते ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इनमें तो क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, ये तो क्या है, अट्रैक्शन है। ये क्या है, अट्रैक्शन है। और यहां क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी दैट मीन्स यहां क्या है, रिपल्शन है। तो रिपल्शन कब होता है, जब दो सजातीय आवेश होंगे, मतलब एक ही प्रकृति के, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, दोनों सजातीय आवेशों के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और विजातीय आवेश यानी कि दो अनलाइक चार्जेस हम बात करेंगे तो अनलाइक चार्ज के बीच में क्या लगता है, आकर्षण लगता है। तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं लाइक चार्जेस आर रिपल टू इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू इच अदर। क्लियर हुआ यहाँ तक। लाइक चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा, और अनलाइक चार्जेस में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है, इसमें हम बात करेंगे, प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं एनसीईआरटी की वैसे नहीं है, पर हमने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम आगे बात करेंगे। क्या है वो, देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी। यहां हमने कहा कि चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ये मतलब क्या हुआ, तो यहां हमने कहा चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन बी एग्जिस्ट। यानी कि द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, बट हां आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है। क्या ऐसी कोई वस्तु आपके माइंड में आ रही है कि जिसमें द्रव्यमान नहीं हो बट आवेश हो? क्या ऐसी कोई वस्तु आ रही है माइंड में? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब चार्ज होगा इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कम या ज्यादा की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका क्या होगा? द्रव्यमान भी तो होगा। अरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 10 की माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, इतना द्रव्यमान चाहे कम ही हो बट होगा जरूर। तो बिना द्रव्यमान के आवेश होना संभव नहीं है, ऐसे बात करें। बट हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि बिना आवेश के द्रव्यमान हो, बिल्कुल हो सकता है। कोई भी वस्तु मान लो, जनरली जो न्यूट्रल है, उदासीन है, उसमें द्रव्यमान तो होगा बट आवेश नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, एक प्रॉपर्टी और इसमें लास्ट हम बात करेंगे, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट या अनचेंज। चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट और अनचेंज
ड्यूरिंग द मोशन ऑफ पार्ट ऑब्जेक्ट, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु की गति के साथ आवेश प्रभावित नहीं होता है। तो मान लो चाहे उसको आप किसी स्पीड से गति कराओ, प्रकाश की स्पीड से गति कराओ, या हम ये बात करें किसी भी प्रकाश से कम गति कराओ या ज़्यादा कराओ, उस पर जो चार्ज अगर 2 कूलम चार्ज है तो 2 कूलम चार्ज ही रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा, आवेश चेंज नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, द्रव्यमान चेंज होता है बट आवेश चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? जय राजधानी, जय हिंद।